अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, ये सऊदी कार्नोट एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1840 में ये हीट इंजन बनाया। उसने कहा ये आइडियल हीट इंजन है। आइडियल हीट इंजन का मतलब, उसने कहा ये जो मैंने हीट इंजन बनाया है, यहाँ पे कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं होगा जिसकी एफिशिएंसी मेरे इस हीट इंजन से ज़्यादा होगी। लेकिन एक बात जहन में रखना, ये जो हीट इंजन है ये जस्ट इमेजिनरी हीट इंजन उसने बनाया, हाइपोथेटिकल। अब इसकी कोई रियलिटी नहीं थी। लेकिन उसने कहा ये जो मैं हीट इंजन बना रहा हूँ, मैंने जो हीट इंजन बनाया है, ये इसकी एफिशिएंसी तमाम हीट इंजन से ज़्यादा होगी जो एग्जिस्ट करते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल है वो है साइक्लिक हीट इंजन। साइक्लिक हीट इंजन क्या है? साइक्लिक हीट इंजन वही प्रोसेस है, वही हीट इंजन है जिसमें आप हीट देते हैं, उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा लो टेम्परेचर रिजर्वायर में चला जाता है। एलटीआर जिसे हमने कहा था हीट इंजन में, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में इसको स्टडी किया था। अब हम आते हैं इस कार्नोट इंजन के वर्किंग पे। इसकी जो वर्किंग है ये 4 स्टेप पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड स्टेप आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ स्टेप आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4 स्टेप्स हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब इनको स्टडी करने से पहले आपने आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस को अच्छी तरह से पढ़ा है प्रीवियस टॉपिक्स में। जैसा कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब उसमें हीट ज़ीरो होगी। हीट ना तो सिस्टम के अंदर एंटर होगी ना उससे बाहर लीव करेगी। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें हमने आइडियल गैस फिल किया हुआ है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आइसोथर्मली हमने इसको एक्सपेंड करवाना है। एक्सपेंड करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। हीट देंगे तो क्या होगा, इसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं हीट को अब्जॉर्ब करके वो एक्सपैंड कर जाएंगे, एक्सपैंड होंगे। जो ही वो एक्सपैंड होगा तो यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब हमने तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करनी है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। उस टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे ताकि वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया है वॉल्यूम और प्रेशर के अक्रॉस। इस प्रोसेस में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम ने तो इंक्रीज होना है। कितना इंक्रीज हुआ है, V1 से V2 इंक्रीज हुआ है। मैंने ये ग्राफ बनाया है प्रेशर और वॉल्यूम के अक्रॉस। अब हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। जब ये सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज होगा। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे, इसको हीट देंगे नीचे से, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा। अब फर्ज किया ये जो इनिशियल उसका वॉल्यूम है वो है V1 यहाँ पे। जब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड होने में अलाउ करेंगे तो इसका वॉल्यूम V1 से एक्सपैंड कर जाएगा V2 तक। V1 से V2 हो गया, इसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है। कौन सी एक्सपेंशन है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया।
वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2। V1 है, अब देखिए क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम लिया हुआ है, वॉल्यूम जब यहां से यहां जा रहा है तो इस सिंक में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बैक सिंक में वॉल्यूम डिक्रीज। इसी तरह ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नीचे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब ये जो ग्राफ जा रहा है यहां से जा रहा है फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। कहां से, V1 से V2 तक जा रहा है। वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2। टेम्परेचर की बात करें तो अब इसमें हमने टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो हम कहेंगे टेम्परेचर इस प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कांस्टेंट रहेगा। फिर हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं इनिशियली प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट पे है, फिर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे आ गया है प्रेशर, तो हम कहेंगे प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर वेल डिक्रीजेस। क्यों प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर कम होगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को ए बी कर्व से शो करेंगे। ए बी कर्व, यहां से ए से बी तक जो कर्व है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहा है। फिर हम देखते हैं सेकेंड स्टेप को, जिसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट सिस्टम के अंदर एंटर होगी, ना सिस्टम से लीव करेगी। अब हम इसी एडियाबैटिक एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, हमारे पास ये सिस्टम है, इसके अंदर वही आइडियल गैस है, इसको हमने एडियाबैटिकली एक्सपैंड करवाना है। ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं ये वेरी फास्ट प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल वेरी स्लो प्रोसेस होते हैं। अब जो ही ये सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो ज़ाहिर है एक्सपैंड करने से उनका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इस प्रोसेस में क्या होगा, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V टू V3। अब ये ग्राफ जो यहां से आपको BC शो हो रहा है ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। पहले उसका वॉल्यूम था V2, अब ग्राफ यहां पे आ रहा है, वॉल्यूम इसका V3 हो गया। अब ये ग्राफ जा कहां रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V2 टू V3, V2 से V3 वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर की अगर बात करें, सिस्टम जब एक्सपैंड हो रहा है और इस सिस्टम में हम कोई हीट बाहर से इंटर भी नहीं कर रहे क्योंकि एडियाबैटिक है, तब क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़ाहिर है जब एक्सपैंड करेगा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर की अगर बात करें, प्रेशर पहले इस पॉइंट पे है, आप देखें ऊपर है, फिर नीचे इस पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इस प्रोसेस में प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और कर्व जो है वो है BC कर्व। ये किसके लिए BC कर्व, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है V2 से V3 तक, और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है सिस्टम, हम उसमें हीट भी नहीं दे रहे, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर प्रेशर की अगर हम बात करें, जब सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है सिस्टम, तो मॉलिक्यूल्स में जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कर्व जो है वो BC कर्व में एडियाबैटिक एक्सपेंशन शो कर रहा है। स्टेप 3 अगर हम बात करें स्टेप 3 की, तो वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब वही आइसोथर्मल की बात आ रही है, टेम्परेचर तो इसमें कांस्टेंट रहेगा। ये फर्ज किया वही सिस्टम है जिसको हमने क्या करना है, कंप्रेस करना है, आइसोथर्मली कंप्रेस करना है। जब कंप्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम सपोज यहाँ पे आ जाता है, कंप्रेस करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जब बढ़ेगा तो इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना हमने, उसको हमने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिस्टम से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो टेम्परेचर बढ़ा था उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे।
अब इस प्रोसेस में जो जो चेंजेस होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा जब प्रेस करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम ने डिक्रीज होना है। कहां से कहां तक? V3 से वॉल्यूम चला आएगा V4 तक, V3 से V4 तक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर वो तो आपने कह देना है कि कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर की अगर बात करें, हम इसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करेंगे तो क्या होगा? उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो CD कर्व है, CD कर्व C से D तक ये शो कर रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन में, कंप्रेशन को। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कहां से? C से D तक इधर आ रहा है, V3 से V4 तक इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या है? इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? पहले तो था ये यहां से यहां तक, अब ऊपर आ गया है यहां से, ये जो गैप दरमियान में आ रहा है आपको नजर आ रहा है, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। पहले इस पॉइंट पे अब ये ऊपर जा रहा है, प्रेशर उसका इंक्रीज हो रहा है। फिर हम बात करते हैं इसका जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 4, वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसमें वही सिस्टम है, आइडियल गैस है, इसमें हमने कंप्रेस करना है सिस्टम को एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली कंप्रेस करने से क्या होगा? ना तो हम इस सिस्टम में हीट को एंटर कर सकते हैं ना लीव, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो होगा वो देखते हैं। अगर हम पहले वॉल्यूम की बात करें, जब कंप्रेस कर रहे हैं तो जाहिर है क्या होगा? इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कहां से कहां तक? V4 से V1 तक, यहां से यहां तक, V4 से वॉल्यूम V1 तक, क्योंकि इधर आ रहा है वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा। V4 से V1 तक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर की अगर बात करें, कंप्रेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, T इंक्रीज हो गया। प्रेशर की अगर बात करें, कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। कहां से कहां तक? आप देखें, पहले यहां पे है प्रेशर, फिर यहां चला जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो रहा है। इस प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज होगा। कर्व जो D से A है, D से A वाला कर्व, ये कर्व में किस चीज को शो करवा रहा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन को। अब हम आते हैं इसकी एफिशिएंसी पे। ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ये वाला एरिया, ये हमें देगा वर्क डन। और ये प्रोसेस अगर आप देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से होके दोबारा उसी इनिशियल स्टेट पे गया है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में हमें पता है कोई चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 0। अब इस प्रोसेस में जो टोटल हीट अब्सॉर्ब है वो है Q, मतलब जो हीट लेंगे उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी अपना लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जो Q है, Q1 माइनस Q2, इसको लिखेंगे। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, Q इज इक्वल टू del U प्लस W, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q हमारे पास Q1 माइनस Q2 के इक्वल है, और del U 0 है क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W आ जाएगा। और एफिशिएंसी हमारे पास होती है आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या है? वर्क। इनपुट क्या है? Q1। वर्क Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, इसको हम करेंगे Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, ये आएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये जो Q2 ओवर Q1 होता है, ये इक्वल होता है T2 ओवर T1 के। अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस T2 ओवर T1। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी हम निकालना चाहते हैं तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। अब हम इसकी डिपेंडेंस देखते हैं कि ये जो एफिशिएंसी है किस चीज पे डिपेंड करती है। ये है डिपेंडेंस ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है किस चीज पे डिपेंड करती है? क्योंकि एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो है 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे आप देख सकते हैं ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, T2 और T1। T2 क्या है? ये है सिंक का टेम्परेचर, T1 है सोर्स का टेम्परेचर।
ये एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी, जब सिंक का टेम्परेचर मतलब T2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। T2 जब 0 हो जाए तब 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है। अगर हम इस T2 की जगह 0 पुट करें, 1 माइनस T2 0 हुआ, T1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 माइनस 0 आएगा, तो आप 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सिंक के टेम्परेचर को 0 रखें, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए 100% एफिशिएंसी इम्पॉसिबल है। कार्नोट थ्योरम, इसको हम अगर ये रीड करें, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर। इसको समझे, वो कह रहा है अगर आपके पास एक कार्नोट इंजन है, एक एक्चुअल कोई हीट इंजन है, एक ही रिजर्वायर पे वर्क कर रहे हैं, HTR LTR सेम रिजर्वायर्स हैं, उसके लिए भी और उसके लिए भी, तो इसकी एफिशिएंसी इससे ज्यादा होगी। कोई भी इस तरह का जो एक्चुअल हीट इंजन होगा, इससे कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि दो, अगर आप एक कार्नोट इंजन लें, एक आप कोई एक्चुअल कोई और हीट इंजन लें, तो वो दोनों एक ही रिजर्वायर HTR LTR दोनों के लिए सेम हो, तो कार्नोट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी एक्चुअल हीट इंजन से ज्यादा होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कार्नोट इंजन को स्टडी किया। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।